थैंक यू सर फॉर शेयरिंग सच इनपुट्स। इतनी सारी डिटेल्ड बातें हुई और सिलसिला जहाँ से शुरू किया था सर ने कि इस एग्ज़ामिनेशन में आने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को जानें। जहाँ तक बात है, आप अगर हिस्ट्री को भी उठा करके देखें या अगर थोड़ी बहुत बेरुचि है तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि इस एग्ज़ामिनेशन में क्लियर करना या ना करना वो बहुत बात का पड़ाव है। पर उससे पहले इस प्रिपरेशन की जर्नी में जितने लोगों ने एस्पिरेंट्स देखा होगा, देखा है नहीं देखा है, उसमें नवीन का एक, मैंने देखा नहीं है वो सीरीज़, पर उसमें नवीन का एक बहुत बढ़िया सा डायलॉग है कि आप IAS उस दिन से बनना शुरू हो जाते हैं जिस दिन से आप इस तैयारी में आते हैं। तो मुझे ये बात ज़रूर लगती है कि जब भी आप इस तैयारी में आते हैं तो एक चीज़ बहुत मैटर करती है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि क्लैरिटी ऑफ द थॉट, राइट। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ामिनेशन में आने के लिए, क्योंकि वो ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए एक्चुअली में डिवीज़न पर्क्स को लेकर के नहीं है, प्रिविलेजेस को लेकर के नहीं है, सैलरी को लेकर के नहीं है, ये डिवीज़न सोच को लेकर के है। तो सिविल सेवा में आना अपने आप में एक सोच है। चंद्रगुप्त के पास में एक सोच थी तो चाणक्य के साथ मिले और उन्होंने नंदास को उस दौर में शिकस्त दी जिस समय नंदास अपने पीक पर थे। बाद में आप हिस्ट्री में और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद को गुरु मिले हों या फिर अभी रिसेंट में अगर मैं एग्जांपल कोट करूं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक बहुत स्कूल टीचर हैं और अग्नि की उड़ान नामक किताब में उन्होंने बहुत जिक्र किया है उनका कि उन्हें स्कूल के टीचर ने उन्हें पहली बार दिखाया था जब उनका क्लास में मन नहीं लग रहा था तो उनको बाहर घुमाने ले गए थे और उन्होंने दिखाया था कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। और वो उनकी मूवमेंट में टर्निंग मोमेंट था जिस दिन से उन्होंने सोचा था कि इस फॉर्मेशन कितनी खूबसूरत है, तो मैं जीवन में कुछ इस दिशा में आगे करना चाहूँगा जिसमें एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो। तो वो खुद की सोच और ख़ुद का भरोसा बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ामिनेशन में आने के लिए। और उसके बाद में डेफिनेटली एक माध्यम जो गाइडेंस के तरह से कहा जा सकता है ताकि आप इस जोन ऑफ एग्ज़ामिनेशन में बने रहें। डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें सेल्फ स्टडी से करी है या हर तरीके के लोग। सबसे बड़ी खूबसूरती इस एग्ज़ाम की ये है कि चाहे आप किसी भी सामाजिक, आर्थिक, किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों, चाहे आप जिस तरीके से पढ़े हों, जहाँ पढ़े हों, कैसे भी इंस्टीट्यूट में पढ़े हों, पर जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है या जो एग्ज़ामिनेशन में टेस्टिंग क्राइटेरिया है जिसके बारे में सर बात कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेकर के, कोरिलेशन को लेकर के, राइट, तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। इसीलिए UPSC की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है आपके स्पेशली एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर के कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स या ऐसा कुछ, राइट। क्योंकि आप लोग इस जब भी आप एग्ज़ाम देंगे और जो आपका डोमेन है या मैं कहूँ कि जिस तरीके की प्रोफाइल मिलेगी वो आप क्राइसिस मैनेजर्स ऑफ इंडिया हैं। जब कोविड आया था तो जिनका सिलेक्शन इससे पहले हुआ होगा 2000-2001, वो लोग जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। एक नाम अक्सर फेमस होता है, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी, लव अग्रवाल। तो लव अग्रवाल के टाइम पे कोविड नहीं था, पर जब वो जॉइंट सेक्रेटरी थे तब कोविड आया। आप जब आज इस दौर में 2023-2024 जब भी इस एग्ज़ामिनेशन को पास करेंगे तो चैलेंजेस जो अभी हैं और 2040 के चैलेंजेस अलग होंगे। तो इसलिए ये कांस्टेंट लर्निंग है और ख़ुद की सोच सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप क्राइसिस मैनेजर हैं चाहे जो भी सेवा आप ज्वाइन करें, राइट। तो मैं अब इस बातचीत को बस आगे बढ़ाते हुए, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट द पर्सन हु हैज़ रिसेंटली क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन विथ 202 रैंक। प्लीज़ रामेश्वर, आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ IQRA IAS टू शेयर योर एक्सपीरियंस और आप इस जर्नी के बारे में और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। थैंक यू। गुड इव्हनिंग टू वन अँड ऑल. मराठीमध्ये बोललं तर चालेल ना? येस. तर मंचावर उपस्थित माननीय मेंबर ऑफ पार्लमेंट गायकवाड सर, जे की माझ्या जिल्ह्यातून येतात. त्यानंतर माझे प्रिय शिक्षक ओझा सर, ज्यांच्यापासून खरंच मी खूप शिकलो आहे. म्हणजे हिस्ट्रीच नाही आहे तर माझ्या डिफिकल्ट फेजमध्ये मी जे की पुढे बोलेल की माझ्या फेल्युअरमध्ये सरांचे ते यूट्यूबवरचे जे काही व्हिडिओज असतील त्याचं जे काही योगदान आहे ना ते खरंच खूप मोठं आहे. त्यानंतर फैजल सर असतील आणि इथे जमलेल्या सगळ्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, सुरुवातीला मी माझ्याबद्दल थोडंसं सांगेल
म्हणजे मी एक तुम्हाला सांगतो की आता जे पुढे मी 25 ते 30 मिनिट तुमच्या सगळ्यांसोबत जे डिस्कशन करेल, मला असं वाटतं की एक थोडंसं एक इंटरॅक्टिव्ह झालं पाहिजे, कारण की सगळेजण खूप थकलेले असतील आणि खूप सारे प्रश्न पण तुमच्या मनामध्ये असतील, खूप काही विचारायचं पण असेल. तर मला असं वाटतं की ॲक्च्युली जसं सरांनी पण सांगितलं की प्रिपरेशन करते वेळेस ह्या एक्झामला अंडरस्टँड करणं खूप गरजेचं आहे. तसं मला हे जे 30 मिनटं पुढले भेटलेले आहेत, मला असं वाटतं की याचा मॅक्सिमम यूज झाला असेल केव्हा होईल, ज्यावेळेस मला कळेल की तुम्हाला काय पाहिजे माझ्याकडून. मी काय बोलेल तो एक पार्ट असेल वेगळा, पण काही मी तुम्हाला म्हणेल की एका मिनटामध्ये की 7 ते 8 क्वेश्चन्स मला फक्त कळू देत की तुम्हाला काय हवं आहे माझ्याकडून, म्हणजे ह्या एक्झामबद्दल तुमचे डाऊट्स काय आहेत, आणि मला जे काही बोलायचं ते मी बोलेल. सुरुवातीला माझ्याबद्दल मी थोडंसं सांगेल. मी मूळचा लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यामधून हाळी हंडरगुळ या गावचा आहे, जे की गाव एक खूप म्हणजे जनावराचा बाजार सगळ्यात मोठा महाराष्ट्रात भरतो, तिथून फेमस आहे. माझं कौटुंबिक पार्श्वभूमी सांगायची झाली तर माझ्या फॅमिलीमध्ये माझे आई वडील आणि 2 भाऊ आहेत. ते दोन्ही माझ्यापेक्षा लहान आहेत. माझ्या या यशामध्ये त्या सगळ्या फॅमिलीचं खूप म्हणजे अतिशय खूप योगदान आहे, स्पेशली माझ्या छोट्या भावाचं, जो की इथं आलेला पण आहे. म्हणजे असं म्हणतात की मोठ्या भावानं काहीतरी आपल्या छोट्या भावासाठी केलं पाहिजे, पण अक्षरशः ज्यावेळेस मी खूप डिफिकल्टीजमध्ये होतो त्यांनी मला खूप मदत केली. त्यांनी माझ्यामध्ये जो आत्मविश्वास आहे, तर त्याच्याबद्दल खरंच मला असं वाटतं की एकदा टाळ्या होऊन झाल्या पाहिजेत. धन्यवाद रोहित. त्यानंतर माझे जे शिक्षकगण असतील, ज्यांनी मला खूप शिकवलं, स्पेशली माझे नवोदय विद्यालयाचे शिक्षक, ज्याच्यामध्ये एक फाउंडेशन माझं तयार झालं. मी बेसिकली 1ली ते 5वीपर्यंत गावामध्ये शिकलेलो आहे. अक्षरशः प्राथमिक मराठी मीडियममध्ये माझं शिक्षण झालेलं आहे. त्यानंतर 6वीला असताना मी नवोदय विद्यालयामध्ये परीक्षा पास झालो, आणि त्यावेळेस पण मी गावातून असा पहिला विद्यार्थी होतो ज्याने नवोदयमध्ये स्थान मिळवलं होतं. आणि त्यानंतर एक ट्रेंडच सेट केला होता मी की प्रत्येक वर्षी 2 मुलं आमची नवोदय विद्यालयामध्ये जायची. त्यानंतर मी जवळपास हिंदी में ओके, तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा हिंदी और मराठी में बात करूं. तो उसके बाद मैंने 6 से लेके 12 तक की जो पढ़ाई है वो नवोदय में से की थी. अँड आफ्टर दॅट जसं आपलं ठरलेलंच असतं की 12वी नंतर काय, तर 2च ऑप्शन्स आहेत. आणि स्पेशली मराठवाड्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं असेल तर डॉक्टर किंवा इंजिनियर. आणि एवढ्या सामान्य कुटुंबातून आलं होतं की त्यानंतर मेडिकल करणं म्हणजे खरंच एक मोठी रिस्क वाटायची. बिकॉज अगर अपने मेडिकल का फीस सुना होगा तो 13 लाख 14 लाख. अंदर से कॉन्फिडेंस था कि यार हमने अभी तक नवोदय से पढ़ाई की है, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन वो डेयरिंग नहीं हो पाती. अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, मतलब नीट में इतनी सारी, और उसी समय नीट का पैटर्न आया था और आज भी नीट का ही एग्ज़ाम है. तो फिर इतना डेयरिंग नहीं हो, तो सोचा कि यार इंजीनियरिंग में फ़ीस कम है, गवर्नमेंट में अगर हो जाता है तो कर लेंगे. तो फिर आईआईटी की शुरुआत की. आईआईटी बॉम्बे में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो उससे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की. तब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब तक अभी तक मुझे कुछ नहीं है था. मतलब हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जब मैं नवोदय में पढ़ता था तब जो डीएम सर होते हैं वो हमारे नवोदय विद्यालय के चेयरमैन होते हैं. तब क्या होता था कि जब डीएम सर की विज़िट होती थी कॉलेज में तो पूरा कैंपस क्लीन करना या फिर उनकी तैयारी में पूरा कैंपस लग जाता था. तब एक दिमाग में सवाल आता था की यार हा कोणता असा माणूस आहे की ज्याच्यासाठी सगळे 500 मुलं, नंतर 50 ते 60 टीचर्स सगळे त्याच्या स्वागतासाठी लागलेत. तर तेव्हा कळालं की यार हा कोणीतरी कलेक्टर आहे. त्यानंतर मग तो IAS असतो, UPSCतून एक्झाम देतो वगैरे, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तिथे मला भेटलेली. पण ज्यावेळेस मी खूप डिटेलमध्ये सर्च करायला सुरुवात केलो त्यावेळेस मला असं कळालं की ही एक्झामसाठी एक ग्रॅज्युएशन लागतं, मिनिमम ग्रॅज्युएशन करावं लागतं. कॉम्पिटिशन खूप असते आणि भारतामध्ये या एक्झामला तर सगळ्यात टफेस्ट एक्झाम अशी मानली जाते. आणि गावाकडून आल्या असल्यामुळे कधी असं लोकांनी, म्हणजे कुणी असं घरामधून, तर माझे आईवडील जे आहेत ते 10वी शिकलेले आहेत आणि माझे वडील अक्षरशः एक छोटंसं दुकान चालवतात गावामध्ये. तर त्यांना कधी याच्याबद्दलही नव्हता. म्हणजे त्यांच्यासाठी कलेक्टर बनणं म्हणजे हे स्वप्नाच्या पलीकडचीच गोष्ट होती. म्हणजे त्यांनी कधीच मला काही सांगितलेलं नाही. पण नवोदयमध्ये कुठेतरी असं वाटलं होतं की यार पुढे चालून आयुष्यामध्ये एक चांगला प्लॅन असू शकतो. पण ती गोष्ट तिथेच थांबली.
इंजिनिअरिंग केली. इंजिनिअरिंगमध्ये असताना पण कॉलेजमध्ये असताना खूप सारे क्लब्स असायचे, खूप सारे अधिकारी भेटायचे. नंतर असंच वेगवेगळे सेमिनार्स होतात पुण्यामध्ये, तुम्हाला माहिती है, जैसे कि गणेश कला क्रीड़ा मंच है, वहाँ पे भी बहुत बड़े सेमिनार्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. कभी कभी मैं उस सेमिनार्स में भी जाता था, बहुत टॉपर्स को सुनता था, एक अंदर से मोटिवेशन मिलता था कि यार हमें भी ऐसा करना है. लेकिन वो डेअरिंग नहीं हो पाती थी, बिकॉज जैसे आत्ता सरांनी पण सांगितलं की जब तक तुम किसी सिचुएशन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक उसमें कूदना मतलब बेवकूफ़ी है. तो तब तक पता ही नहीं था कि, और अंदर से मन भी तैयार नहीं था कि यार हमें करना है. और फैमिली की भी बहुत सारी जिम्मेदारी थी. मेरे घर में मैं अकेला बड़ा था, तो अर्निंग की भी जिम्मेदारी थी, खुद लोन लेके पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग भी. ऐसा नहीं था कि पापा नहीं दे सकते थे, लेकिन एक अंदर से फीलिंग थी कि यार पापा बहुत कष्ट करते हैं, उनको ज़्यादा देर तक कब तक हम उनको ये करेंगे, पेन देंगे. तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा सीरियस बनना है तो खुद से लोन पे पढ़ाई करेंगे. सेकेंड ईयर में लोन लिया था, उसकी किस्तें अभी चुकानी थी, भाई का एजुकेशन था. तो मैंने सोचा कि यार पहले सेटल कर लेते हैं, बिकॉज यूपीएससी की जर्नी हो सकती है कि बहुत बड़ी भी हो जाए. कभी कभी कोई बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कोई बच्चा होता है जो थर्ड अटैम्प्ट लगता है, फोर्थ अटैम्प्ट लगता है, 6-7 तक जाते हैं. लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे इस एग्ज़ाम में 3 साल तो देने हैं, 3 अटैम्प्ट बहुत अच्छी तरीके से दूंगा. अगर नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन एक अच्छा आदमी बन के तो इस सफ़र से बाहेर निघलूंगा. और जर देवाची कृपा म्हणावी लागेल आणि सगळ्या आईवडिलांचे आशीर्वाद, टीचरचे आशीर्वाद आणि मित्रांचे आशीर्वाद, त्यात मी सेकंड अटेम्प्टमध्ये झालो. आणि आता जसं मी सांगितलं की फर्स्ट म्हणजे ह्या एक्झाममध्ये मला दोन्ही साईडचा अनुभव आहे. म्हणजे फर्स्ट ज्यावेळेस अटेम्प्ट दिला त्यावेळेस मी इंटरव्ह्यूपर्यंत गेलेलो होतो आणि त्यामध्ये माझं 6 मार्क्सनी सिलेक्शन नाही झालं. आणि सेकंड अटेम्प्टमध्ये जे काही डिप्रेशन येतं, जे काही फेल्युअर्स येतात, परत तिथून उठणं असेल आणि परत त्या एक्झामची तयारी करणं, याचा पण मला अनुभव आहे. तर दोन्ही साईड मी एक्झामच्या बघितलेल्या आहेत. तर एक ब्रीफ बॅकग्राऊंड असं माझं आहे. 17ला पासआउट झालो, 2 वर्ष जॉब केला, मुलांना शिकवलं देखील, 11वी-12वीची टीचिंग करायचो, घरी जाऊन शिकवलं, स्वतःची कोचिंग पण होती छोटीशी विमाननगरमध्ये, तिथं पण मुलांना शिकवलं. आणि नंतर 19ला मी सुरुवात केली होती. 20चा पहिला अटेम्प्ट होता माझा आणि त्याच्यामध्ये मी इंटरव्ह्यूपर्यंत गेलेलो. आणि 21चा माझा दुसरा अटेम्प्ट, ज्यात माझी 202 रँक आलेली आहे आणि IAS ह्या पदासाठी माझी निवड झालेली आहे. तर हे एक माझं ब्रीफ बॅकग्राऊंड आहे. तर आता मी तुम्हाला फक्त एक मिनिट देतो. एक 7 ते 8 क्वेश्चन्स मला फक्त तुम्हाला जाणायचं आहे. एक असं एका सेक्शनमधून आपण क्वेश्चन्स घेऊया. सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर जब हम सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर मैं अभी आंसर नहीं करूँगा, सिर्फ एक गेस करने के लिए मुझे कैसे बोलना है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम तैयारी शुरू करते हैं सर CSE की, सर उसमें NCERT जो है सर, हाँ. NCERT हम पढ़ते हैं सर, उसके नोट्स बनाना सर बहुत ही ज़रूरी है या बिना नोट्स बनाए भी हम सर पढ़ सकते हैं उसको? ओके ठीक है. NCERT नोट्स सेकेंड. हाँ आप पूछिए. ओके ठीक है. हाँ आप पूछिए. Sir, I get confused that how to select the topic from the newspaper which is going to be asked in the exam. Like how to identify that. ओके. That's the question. हाँ. Sir, how to choose the optional subject? ओके. हाँ. हॅलो सर, जेव्हा तुमची इंजिनिअरिंग झाली तेव्हा तुम्ही ह्युमॅनिटीज बॅकग्राऊंडकडे जेव्हा फ्रेश स्टार्ट केला तर तुम्ही त्या सिच्युएशनला कसं टॅकल केलं, कारण तुम्ही नवीन होता ना त्या सब्जेक्ट्समध्ये वगैरे. येस. Sir, we see many toppers notes in the market and in the internet. So shall we go for them or prepare self note or any other way you would like to suggest? ओके फाइन. पीयर के एनालिसिस. Hello. लास्ट हाँ. Sir, बिकॉज अभी मैंने भी बहुत सारे आंसर राइटिंग जैसे बोला, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए ऑलरेडी. जस्ट टू गेस, एक ब्रीफली टॉक देने वाला हूँ मैं, सब डिस्कस करूँगा मैं उस पर. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिर फेलियर्स को कैसे, लॉस को कैसे हैंडल करना है, फिर बहुत बड़ी बात होगी. हाँ सर, बेसिक और फर्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए सर प्रिपरेशन क्या? के लिए?
सर बेसिक और पहला स्टेप क्या होना चाहिए सर प्रिपरेशन की? ओके, हाँ, लास्ट सर हेलो सर, लास्ट वन, हाँ सर जनरली इट इज सेड कि करने से सब कुछ होता है और मतलब लेकिन इस प्रिपरेशन में देर आर टू फेजेस मीन्स देर आर स्टूडेंट्स हु अंडर एस्टिमेट दिस एग्ज़ाम या हो जाएगा, या देर आर सम स्टूडेंट्स हु ओवर प्रेशराइज देमसेल्फ. सो मेरा सवाल ये रहेगा कि जो जेन्युइन फैक्ट्स है मैं आपसे आप सब लोगों से जानना चाहूँगा कि व्हाट आर द फैक्ट्स दैट मेक्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कि मतलब हम उसे किस अप्रोच में देख सकते हैं कि व्हाट आर द जेन्युइन फैक्ट्स अबाउट, क्या ये एग्जाम मीन्स इजी फैक्ट्स भी आप बताइए और डिफिकल्ट अप्रोच भी बताइए. ओके फाइन, आई गॉट इट. सो विल स्टार्ट, बाद में भी सर के साथ एक सवाल लास्ट. हाँ, इसके बाद हम सर के साथ भी सेशन करेंगे. सर तुम्ही मेन्स पेपर तो कोणत्या भाषेत लिहिला होता आणि Okay. मराठी भाषेत लिहिण्यामध्ये आणि इंग्लिशमध्ये उत्तर लिहिण्यामध्ये किती फरक पडतो मार्कांमध्ये वगैरे? ओके फाईन. ओके, सो विल स्टार्ट. आता बघा, फर्स्ट ऑफ ऑल हे एक रफ आयडिया घेतले म्हणजे तुम्हाला काय हवं आहे याच्यासाठी, आणि मी भरपूर सारे मुद्दे इथे कवर पण केलेले होते. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जसं सरांनी खूप इम्फेसिस केलेलं आहे ज्या गोष्टीवरती, अंडरस्टँडिंग द एक्झाम. ओके, कारण की हे क्वेश्चन्स काय येतात आपल्याला, आणि नेमकं हे अंडरस्टँडिंग, जसं सरांनी सांगितलं की तुम्हाला एग्ज़ाम कळाली पाहिजे, समझना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम क्या है. तो मेरा सबसे पहले जब मैंने 19 में स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने उसी बात पे एम्फेसिस किया था कि यार मुझे इस एग्ज़ाम को समझना है, एक IAS किस तरीके से काम करता है, टॉपर की सोच क्या होती है, क्या लिखना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, और डेली शेड्यूल वगैरह क्या क्या रखना पड़ेगा. सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, मतलब दो चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपको निशाना साधना है, दैट इज़ द एग्ज़ाम, UPSC की जो एग्ज़ाम है. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज़ योर सेल्फ, आपको खुद को भी जानना पड़ेगा. ओके, तो अब एग्ज़ाम को समझना है मतलब क्या, तो सबसे पहले आपको जो रिसोर्सेस होंगे वो आपको फिक्स आउट करने पड़ेंगे. ओके, जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके रिसोर्सेस लिस्ट बनाएं. आप सभी को पता होंगे कि रिसोर्सेस क्या है. जैसे पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी के लिए क्या है, लक्ष्मीकांत का बुक है, एंड देन बेसिक NCERT है. ओके, तो अभी जैसे बोला कि कुछ बच्चे 12 के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना फाउंडेशन कैसे बिल्टअप करें. तो सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि आप NCERT के ऊपर बहुत अच्छा कमांड आपको बनाना पड़ेगा. NCERTs आर द फाउंडेशन ऑफ दिस प्रिपरेशन, एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस आर गेटिंग आस्क्ड फ्रॉम द NCERTs, चाहे वो इकोनॉमी की NCERT हो, हिस्ट्री की NCERT हो, पॉलिटी की NCERT हो, सोसाइटी की NCERT हो. NCERT आर गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल. ओके, तो अभी मैंने इतनी NCERT बहुत सेलेक्टिव पढ़ा बिकॉज मेरा पूरा एजुकेशन नवोदय विद्यालय से हुआ है, तो हमारे जो टेक्स्ट बुक थे वही NCERT थे. तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो सामने वाला बोल रहा है उसका एजुकेशन क्या था, तो इसलिए मैंने आपको बताया था. तो मैंने सेलेक्टिवली NCERT का प्रिपरेशन किया है. जैसे मुझे हिस्ट्री की NCERT बहुत अच्छी लगी थी, मतलब जैसे थीम 1, थीम 2, थीम 3, ये जो 12th क्लास की NCERTs है वो NCERT आप पढ़ सकते हैं. ज्योग्राफी के लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप NCERT पढ़ सकते हैं. 11-12 की स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर लक्ष्मीकांत का बुक हो गया, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS का बुक हो गया. ऐसी रिसोर्स लिस्ट तो आप सभी को पता है. देन सेकंड होती है कि गाइडेंस, मेंटरशिप. आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स के लेक्चर्स वगैरह ना आपको मिल जाएंगे, उनके एक्सपीरियंसेस भी मिल जाएंगे. अब यहाँ पे आपको खोना नहीं है कि किसी भी 2 या 3 टॉपर्स को उठा लो और उन 3 लोगों में क्या चीज़ कॉमन लग रही है वो चीज़ आप एक A4 साइज़ की शीट पे लिख सकते हो, और उसी चीज़ को आपको स्टिक रहना है, आपको वहाँ से भटकना नहीं है. आप जितना लोगों को फॉलो करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, जो कि चीज़ मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे साथ भी हुई थी. ओके, बिकॉज ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा कि जिसने वो 100% क्लेम कर सकता है. नॉट इवन कनिष्क कटारिया सर, अनूप दुरी शेट्टी सर हो जाए, या फिर ऑल इंडिया रैंक 1 इस बैच की श्रुति शर्मा हो जाए, बिकॉज हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. तो ट्रस्ट होना अपने मटेरियल के ऊपर, अपनी कोचिंग के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको
जैसे प्रिपरेशन में बहुत लोग मिलेंगे, बहुत नॉइज़ मिलेगा आपको कि यार ये भी तो बुक अच्छा है, वो भी पढ़ लेते हैं। फिर मैं विजन की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़ रहा हूँ, साथ में आएगा शून्य IAS अभी फॉर्म में चल रहा है, इनसाइट का मैगज़ीन बहुत अच्छा है, उनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। नहीं, कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लो, एक मटेरियल ज्वाइन कर लो और उसी पे डटे रहना है, टिके रहना है। ओके ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड उसके बाद है कि आपको खुद को ज़्यादा समझना होगा, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे अब अगर मेरे बारे में बताऊं तो मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं अच्छा समझ सकता था, चीज़ें मुझे अच्छी तरीके से ग्रास्प होती थी, समझने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती थी। बिकॉज नवोदय बैकग्राउंड से था तो एनसीईआरटी पे अच्छी कमांड थी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो चीज़ों को कम से कम टाइम में कैसे करना है उसके बारे में भी बहुत नॉलेज था। बिकॉज हम इंजीनियर्स होते हैं तो आप सभी को पता है कि लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो हमें चीज़ें पता होती है। लेकिन यूपीएससी वैसा नहीं होने वाला, वो भी आपको समझना पड़ेगा कि बिकॉज यूपीएससी में आपको पूरे साल तक प्रिपेयर करना पड़ेगा और वही आपके नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड वो एक स्पेसिफिक वे से लिखना होता है, उस पर भी कमांड होनी चाहिए। देन आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत अच्छा था तो इतना ज़्यादा टाइम मैंने डिवोट नहीं किया। बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि आंसर राइटिंग करते समय आपको पहले से स्टार्ट करना है क्या, मैं बोलता हूँ कि नहीं, पहले आप अपना फाउंडेशन क्लियर करो। डे 1 से आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डेली आंसर राइटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिक एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स सबसे पहले कर लो 3-4 महीने में। देन न्यूज़पेपर अच्छा सा फिक्स कर लो। अभी न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है तो जैसे सर ने भी बताया, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर गुड न्यूज़पेपर। आई पर्सनली यूज टू फॉलो द इंडियन एक्सप्रेस बिकॉज वो मुझे थोड़ा बैलेंस लगता था, लैंग्वेज भी सिंपल लगती थी, अच्छा कंटेंट होता था, बहुत सारे थॉट्स भी मिलते थे। एंड समवेयर डाउन द लाइन जैसे मेंस पास में आता गया तो सेलेक्टिवली द हिंदू के कुछ आर्टिकल्स भी मैं पढ़ता था और इंटरव्यू में भी दोनों न्यूज़पेपर पढ़े हैं मैंने। तो एक चीज़ हो गई। तो अब सेकेंड मेरा वीकनेस क्या था, तो मेरा वीकनेस ये था कि इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती थी। जैसे अभी किसी ने पूछा कि मीडियम कैसे सेलेक्ट करना है, मराठी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। अब मराठी मीडियम में दिक्कत क्या है कि नो डाउट देर आर सेलेक्शंस जहाँ मराठी मीडियम से भी हो रहे, लेकिन इफ़ यू ऑब्जर्व द डाटा तो इतने ज़्यादा सेलेक्शंस नहीं है जैसे इंग्लिश में होते हैं। बिकॉज उसके पीछे चीज़ें क्या थी कि मटेरियल अवेलेबिलिटी, एक क्वालिटी मटेरियल जो होता है या क्वालिटी टीचिंग जो होती है वो ज़्यादा नहीं मिल पाती। तो मुझे ऐसा, एंड पर्सनली मुझे मराठी पे इतने ज़्यादा कमांड नहीं थी बिकॉज 12th तक मैंने इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम से ही पढ़ा था। तो समवेयर डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इंग्लिश में अच्छा कर सकता हूँ और उसमें थोड़ी मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ी। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक होते थे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते थे। तो मैं यूट्यूब पे जाके बेसिक जो ग्रामर के वीडियोस होते हैं वो देखता था, उसके लिए छोटी सी एक सेपरेट नोटबुक भी बनाई थी। रोज़ डेली 10-10, 15-15 स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं लिखता था। वो जहाँ पे मुझे सपोज़ मान लो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग मुझे नहीं आ रही, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेलिंग नहीं आ रही, मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं। वहाँ से मुझे एक्चुअली मैं बोलूँगा कि जब मैं एक फ्रेंड को बता रहा था तब मुझे लबासना तक की स्पेलिंग नहीं आती थी, मैं लबासना ऐसे लिखता था। तब जाके मुझे बोला फ्रेंड्स ने कि यार तुझे लबासना लिखना नहीं आता, तू क्या लबासना जाएगा। लेकिन आज मैं 29 अगस्त को लबासना जाने वाला हूँ। मतलब ये आपके अंदर एक नहीं होता कि एक आग होनी चाहिए कि जैसे सर ने भी बोला कि लोग आप पर जब हंसेंगे ना तभी मज़ा है, बिकॉज सबको राजा बनना है। सर की एक बात मुझे बहुत याद आती है सर, कि सर के वीडियोस थे जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ था तब मैं लूज़र फील करता था, मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ अपना, बहुत करना है वगैरह। लेकिन मतलब मेहनत करने की थोड़ी बहुत मेहनत तो बहुत की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में करने की ऐसा इच्छा नहीं हो रही थी। तब सर का मैंने सुना था कि अगर राजा बनना है ना तो संघर्ष भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखो, बिकॉज अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है ना तो देर इज़ नो अल्टरनेटिव, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग बोलते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। मैं भी चाहा तो अभी बोल सकता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं नहीं हुआ था, लेकिन अभी सेकंड अटेम्प्ट में जो था मैंने 1 ही महीना पढ़ाई की है। तो अभी अगर
यूट्यूब पे मुझे व्यूज़ चाहिए और ज़्यादा मोटिवेट करना है, तो आई कैन से कि मैंने भी 1 महीने ही पढ़ा है और उसके बेसिस पे मैंने 800 मार्क मेंस में स्कोर कर लिए, 170 इंटरव्यू में, और मेरा हो गया सिलेक्शन. बट इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज ये जर्नी मेरी 19 से स्टार्ट हुई थी, तो 3 साल का हार्डवर्क है मेरा इस पर. तो एक चीज़ है, तो ये हुआ कि खुद को समझना पड़ेगा. जैसे मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम था तो मैंने मेहनत की, ऐप्स डाउनलोड किए, यूट्यूब से सीखा, प्रैक्टिस की, लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की. जैसे सर ने बोला कि 20 पेजेस पर डे आपको लिखना पड़ेगा, मैंने वो बात पहले ही सुनी थी, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया एग्ज़ाम को, बिकॉज अंडर एस्टिमेट किया मैंने. जैसे किसी एक ने भी पूछा था अभी कि अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन, तो मैं ऐसा सोचता था कि यार नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, फिर आईआईटी, फिर सीयूपी लाइक कॉलेज, फिर एमबीए में आईआईएम बेंगलोर सब किया है, तो ये यूपीएससी तो ऐसे ही कर लेंगे. और फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्रैक, मेंस क्रैक, इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन यूपीएससी ने पूरी हवा निकाल दी. जब मेरा सिलेक्शन 6 मार्क्स से रह गया था, तब जाके मैंने थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया. आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस किया. ऐसे में मुझे बहुत कम मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज ऐसे को मैं बहुत कैजुअली लेता था. मैं ऐसा सोचता था कि यार 2 ऐसे लिखने, इसमें कोई क्या बड़ी बात है, कुछ 10-10, 12-12 पेजेस तो लिखने, जीएस का कंटेंट छाप देंगे. लेकिन हुआ उस साल है कि एक सेक्शन जो होता है उसमें जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स थे, और दूसरा जो सेक्शन था वहाँ पे पूरे फिलोसॉफिकल लिखना था. एक भी स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा था कि 4 स्टेटमेंट दिए थे, क्या बोल रहे हैं. तो अब लिखना तो था, बिकॉज 125 मार्क्स का था, तो मतलब सिर्फ पेजेस भरना है, इसलिए मैं लिखता चला गया. और मार्क्स भी वैसे आए, मेरे सिर्फ 90 मार्क्स थे. अगर मान लो कि वहाँ पे एवरेज भी मार्क्स होते मुझे 120 या 125, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैं हो सकता था. लेकिन मुझे आज और भी अच्छा लगता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वही समय पे होंगी, तो उसका जीने का मज़ा है. बिकॉज अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में होता तो मुझे फेल्यूर को कैसे हैंडल करना है, फिर हम्बल कैसे होना है, पेशेंस, परसिवरेंस, ये जो कीवर्ड्स हम GS4 में पढ़ते हैं उसका मतलब समझ में नहीं आता. शायद मैं उस चीज़ को वर्थ या वैल्यू नहीं दे सकता. तो अगर आज भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में आप सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं, तो मैं बोलूँगा कि 30 मई 2022 ये सबसे ज़्यादा, मतलब ये सिलेक्शन हुआ था, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता. लेकिन 24 सितंबर 2021 जिस दिन मैं फेल हुआ था, और वो जो 2 महीने थे, वो जो मैंने झेले हैं, जहाँ पे आपको सोसाइटी से बहुत सारे रिजेक्शंस झेलने पड़ते हैं. आपके जो प्रिय लोग होते हैं, जो आपके साथ बहुत होते हैं कि यार ये अभी इंटरव्यू तक चला गया, हमें भी गाइड कर रहा है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके साथ कोई नहीं होता, आपके साथ बहुत कम लोग होते हैं. तब जो आपको लोगों की परख करनी होती है, जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सर ने बताया, हर दिन मैं स्वामी विवेकानंद को बहुत मानता हूँ, तो उनका जो कोट था कि इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग 15 मिनट्स अ डे विथ योर सेल्फ, देन यू आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अ वंडरफुल पर्सन इन योर लाइफ. ओके, तो ये चीज़ मैंने बहुत खुद से एक्सपीरियंस की है. एक कोट था, लेकिन वो कोट बहुत ज़्यादा मायने रखता है. एंड वो चीज़ मुझे ऐसा नहीं है कि आई वॉज वेस्टिंग अ टाइम ऑन दैट डे, बिकॉज 2021 7 जनवरी जब मेरा मेंस का पहला पेपर चल रहा था, तब पहला ही ऐसे क्या था कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी वी हैव आउटसोर्स टू द टेक्नोलॉजी. सेल्फ डिस्कवरी टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स किया है. सेल्फ डिस्कवरी मतलब क्या? इंट्रोस्पेक्शन. इट इज़ नथिंग बट एन इंट्रोस्पेक्शन. तो इतना अच्छा इससे लिखा मैंने उसके ऊपर, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा कि यार मुझे ऐसे के लिए किसी बुक से पढ़ना है. यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ. आप अपने साइड में जो चीज़ें हो रही है उसको आपको जानना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा. न जाने कब वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगी. और बाय गॉड ग्रेस आई स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरव्यू 124 मार्क्स. मतलब ज़्यादा हाईएस्ट नहीं है, 140 के अराउंड हाईएस्ट है, बट इस हिसाब से जहाँ पे लोग आज 90s में अटके हुए हैं, आई स्कोर्ड 124 एंड आई इंक्रीज माई स्कोर फ्रॉम 90 मार्क्स टू 124, 34 मार्क्स. सो 34 मार्क्स आर गुड इनफ. अगर आप यूपीएससी की मार्क लिस्ट देखेंगे जहाँ पे रिकमेंडेड कैंडिडेट के मार्क्स आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक 50 रैंक के बाद आप देखो कि एक मार्क्स पे 5-6 बच्चे होते हैं. एंड आई नो द वर्थ ऑफ 1 मार्क्स. 1 मार्क की भी कीमत मुझे आज याद आती है, बिकॉज अगर मेरा 1 मार्क भी ज़्यादा होता तो आई वुड हैव बीन 100% फिक्स इन द महाराष्ट्र कैडर. ओके, बिकॉज मेरे सामने जो बंदा है हु स्कोर्ड 194 रैंक्स, उसकी 194 उसकी रैंक है, मेरी रैंक 202 है. तो
दोनों में 8 रैंक का फ़र्क है, लेकिन मार्क्स में सिर्फ 1 मार्क का फ़र्क है. अगर 1 मार्क भी मुझे ज़्यादा होता तो आई वुड हैव बीन इन अ महाराष्ट्र कैडर फॉर 100% श्योर. ओके, तो आपको बाद में पता चलेगा कि एक एक मार्क की वैल्यू क्या होती है. 1 मार्क की वैल्यू उसको पूछो जिसको IAS की बजाय IPS मिल रहा है. ओके, बिकॉज उसको ये प्रोसेस फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से प्री, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू. तो ईच एंड एवरी मार्क्स की एक वैल्यू होती है, उसको आपको अर्न करना पड़ेगा, उसको आपको छीन के लेना पड़ेगा. ओके, तो ये हो गया. देन सेकेंड, अब ऑप्शनल के बारे में बहुत लोगों को डाउट होता है. एंड अभी नाउ मूविंग ऑन टू द ऑप्शनल. अभी MPSC में भी ऑप्शनल इंट्रोड्यूस किया है, तो आई विल ट्राई टू कि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा मिले. देखो, ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप 60% तक स्कोर कर सकते हो. बिकॉज GS में स्कोर करने का एक लिमिटेड स्कोप है, जहाँ पे 400 तक भी स्कोर किया तो अच्छा स्कोर माना जाता है, मतलब 40 to 45%. लेकिन ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आप 60% एंड मोर देन 60% भी स्कोर कर सकते हो, 300 तक. एंड अभी जो मैंने रैंक इतनी हासिल की है, उसमें मेरा ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. माई ऑप्शनल वॉज पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मैंने 274 मार्क्स स्कोर किए, विच इज़ अ गुड स्कोर इस हिसाब से देखा जाए तो. लास्ट टाइम आई स्कोर 249, तो 25 मार्क का इम्प्रूवमेंट किया था इस बार मैंने. तो वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है मेरी सिलेक्शन के ऊपर. तो अभी ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है. अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल अवेलेबल था, लेकिन कुछ 3 चीज़ें मैं बोलूँगा आपको ऑप्शनल चीज़ डिसाइड करते समय. द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका इंटरेस्ट, उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होनी चाहिए. बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा. मे भी हो सकता है कि आपको 3 साल लगे, 4 साल लगे, तो उस सब्जेक्ट के साथ आपको टिका रहना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट शुड बी द प्राइमरी थिंग रादर दैन कि कौन सा ऑप्शन चल रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग में है वगैरह. वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए. जैसे अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पॉलिटिकल साइंस लेना तो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने सोचा कि यार सिविल इंजीनियरिंग में मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा. अब मेहनत तो करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में करनी है, तो मैंने सोचा कि वो पॉलिटिकल साइंस में क्यों ना. बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में अगर कुछ नहीं भी होता तो एक चीज़ है कि यार पॉलिटिक्स तो समझ में आएगा, IR समझ में आ जाएगा, इंटरेस्टिंग है, डायनामिक सब्जेक्ट है, गाइडेंस भी अवेलेबल है, मेंटरशिप भी अच्छे अवेलेबल है. एंड कभी कभी क्या होता है कि क्राउड मेंटालिटी ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब कंफ्यूज स्टेट में होते हैं तो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या ले रहे हैं. पुणे में आपको पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस का एक क्रेज़ अलग ही है. तो मैंने पॉलिटिकल साइंस 3 चीज़ों, जैसे पहले इंटरेस्ट था मेरा, देन सेकेंड मेंटरशिप गाइडेंस अवेलेबल था, एंड थर्ड थिंग वॉज कि ओवरलैप. पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा ओवरलैप होता है UPSC में अगर देखा जाए तो. ओके, तो मैंने कभी पॉलिटिकल साइंस को बतौर 500 मार्क्स का कभी ट्रीट नहीं किया. मैंने ऑलवेज पॉलिटिकल साइंस को 1000+ का ही ट्रीट किया है. बिकॉज GS2 का जो पेपर है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, IR, तो क्या है कि वो कम्प्लीटली ओवरलैप होता है वो सब्जेक्ट इसके साथ. एंड मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट में पॉलिटिकल साइंस को ऑलमोस्ट 50 to 60% टाइम दिया था. तो एंड GS2 को ज़्यादा पढ़ा नहीं. एंड इन बोथ माई अटेम्प्ट्स आई स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स. इन फर्स्ट अटेम्प्ट 106 मार्क्स थे मेरे, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में 113 विदाउट स्टडिंग मच. तो एक चीज़ थी. सेकेंड अटेम्प्ट में essay में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है पॉलिटिकल साइंस की, बिकॉज एटलीस्ट एक essay तो होता है जो पॉलिटिकल साइंस में आता ही है ज़रूर. एंड अगर आपका लक अच्छा हो तो दोनों essay पॉलिटिकल साइंस से ही आ सकते हैं, जिसे 2020 में हुआ था. दोनों essay में बहुत अच्छा स्कोर भी रहा मेरा पॉलिटिकल साइंस की वजह से. इथिक्स में भी आपको हेल्प मिलती है. तो पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट हो गया जो मैंने चूज़ किया था इस बेसिस के ऊपर. आप चाहे तो हिस्ट्री भी अच्छा है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ऐसे 5-6 सब्जेक्ट है जो आप चूज़ कर सकते हो. एंड यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना है कि यार मेरे इस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट तो बहुत आता है, लेकिन यार आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्क्स आ रहे या नहीं आ रहे. बिकॉज कोई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे अच्छा सा स्कोर होता है कम से कम टाइम में भी, और गाइडेंस अच्छा अवेलेबल होता है. सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक इन योर डिसीजन वाइल चूजिंग द ऑप्शनल. देन थर्ड थिंग है कि करंट अफेयर्स के लिए कैसे पढ़ना है. अब करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि 3 चीज़ें मैं फॉलो करता था. न्यूज़पेपर, जब स्टार्टिंग में किया था प्रिपरेशन तो द हिंदू पढ़ता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था टू बी वेरी फ्रैंक.
पढ़ता तो था, एक एक दो दो घंटे देता था, लेकिन वो डिक्शनरी से मीनिंग निकालना, फिर वो ऑथर क्या कर रहा है वो जानना, फिर यूट्यूब पे जाके बहुत सारे अभी एनालिसिस भी आते हैं वो वीडियोस देखता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार वो समझा तो अच्छा रहे, लेकिन मुझे खुद से मैं बिल्टअप नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस तो मुझे अच्छा लगा, एक कंफर्ट फील होने लगा इंडियन एक्सप्रेस के साथ। तो इंडियन एक्सप्रेस को मैंने प्राइमरी रिसोर्स बनाया था प्रिपरेशन के लिए। अच्छा न्यूज़पेपर है। और द हिंदू के इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड कुछ गवर्नेंस के अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, कुछ स्कॉलर्स जो होते हैं या राइटर्स होते हैं वो द हिंदू में ही लिखते हैं। तो अभी टेलीग्राम के ऊपर भी आपको अच्छे खासे आर्टिकल्स उनके हाईलाइटेड मिल जाएंगे। तो दोनों न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना चाहिए, सेलेक्टिवली द हिंदू एंड प्राइमरी फोकस शुड बी द इंडियन एक्सप्रेस। देन सेकंड चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि अभी संसद टीवी है जो पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था, वहाँ पे बहुत एक्सपर्ट के एक 30 मिनट्स का एक डिबेट्स होते हैं, डिबेट्स नहीं मतलब वो अपना व्यू रखते हैं। तो उसकी समरीज मैं ऑनलाइन पढ़ता था, अगर जैसे लीजर टाइम मिले तो वो डिस्कशंस भी देखता था। देन स्पॉटलाइट बोल के एक ऑल इंडिया रेडियो पे एक प्रोग्राम आता है, स्पॉटलाइट 9:30 को आता है। तो वो 14 मिनट्स का एक इंटरव्यू होता है जहाँ पे कोई एक्सपर्ट आएगा या फिर कोई मिनिस्टर आते हैं या फिर कोई सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, तो पूरा डिटेल में वो एक स्कीम का बता देंगे। तो आपका एक पूरा मेंस का एक आंसर ही रेडी हो जाता है और एक अच्छी खासी समझ भी हो जाती है कि यार अभी हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या कीवर्ड्स है, क्या स्टेटमेंट है, डाटा, फैक्ट्स, बहुत अच्छा सा कंटेंट वहाँ पे भी मिल जाता है। तो करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना चाहिए? तो न्यूज़पेपर के लिए मैं बोलूँगा कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है। देन स्पॉटलाइट जो इंटरव्यू होगा ऑल इंडिया रेडियो पे, वो हर दिन तो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन वीकली 2 या 3 डेज़ होंगे। फिर मन की बात होगी, वो भी अच्छी तरीके से आप सुन लीजिएगा। पीएम जब यूनाइटेड नेशन में बोलते हैं या फिर किसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाए या फिर अलग अलग समिट जो होते हैं वहाँ पे मिनिस्टर लोग बात करते हैं, एस जयशंकर सर हो जाए या फिर पीएम हो जाए, ये सब लोगों के स्पीचेस, डिस्कशंस, उससे एक आपका एक थॉट प्रोसेस बिल्टअप होता है और आपको पता चलता है कि क्या लिखना है, किस वे में लिखना है और क्या पॉजिटिव्स, क्या निगेटिव्स, ये सब चीज़ें वहीं से कवर हो जाएंगी आपकी। तो 2 आवर्स यू कैन डिवोट फॉर द करंट अफेयर्स। 4 घंटा आप ऑप्शनल के लिए डिवोट कर सकते हो और बाकी के जो 4 घंटे होंगे उसमें 3 घंटे आप जीएस के लिए डिवोट करो और 1 घंटा जो होगा पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कमिंग बैक टू पीवाईक्यूज, बिकॉज यही एक रिसोर्सेस है आफ्टर सिलेबस, बिकॉज सिलेबस तो आपको पूरा याद करना ही पड़ेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया था एंड आई पेड द प्राइस हेवीली, बिकॉज पूरा 4 महीने और फिर से वही चीज़ें पढ़नी पड़े मुझे। तो सिलेबस आपको बाय हर्ट होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। देन उसके बाद पीवाईक्यूज़ पे अच्छा सा कमांड होना चाहिए। पीपल से कि लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स क्या करना चाहिए, आउट से कि लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स आर मोर देन सफिशिएंट। तो पेपर उठा लीजिए, यूपीएससी की साइट पे जाइए, ओरिजिनल पेपर डाउनलोड कीजिए, अंडरस्टैंड कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, एक ट्यूनिंग होती है, टोन होता है किसी भी एग्ज़ाम का, उस पर आपकी एक कमांड होनी चाहिए। जैसे यूपीएससी की फेवरेट एरियाज़ है कि पहले मेडिवल या फिर एंशिएंट पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आने लगे। मॉडर्न अभी इतना ज़्यादा मतलब 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एंशिएंट मेडिवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिस्ट्री इज़ गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर इन द एग्ज़ाम। अभी जैसे 2018 में सर ने बोला था कि एंशिएंट या मेडिवल का ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने पढ़ के भी नहीं गए थे। लेकिन मैं बोलूँगा कि अभी वी कैन नॉट डू दैट। एग्ज़ाम की डिमांड रैपिडली चेंज हो रही है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटीज़ पढ़ो, दैट इज़ इनफ। आर एस शर्मा की एनसीईआरटी हो जाए या बिपिन चंद्रा की या सतीश चंद्र जी की एनसीईआरटी हो जाए। तो हिस्ट्री में ऑलवेज देर आर गोइंग टू बी 18 to 20 क्वेश्चंस, तो यू कैन नॉट निगलेक्ट द हिस्ट्री फॉर प्री, आपको उस पर कमांड बनाना ही पड़ेगा। देन पॉलिटी ऑल टाइम फेवरेट है, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के बजाय आपको कुछ पीआरएस की वेबसाइट्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स के जो कुछ भी सेशंस डेवलपमेंट चल रहे होते हैं, जैसे अभी किसी ने पूछा था यहाँ पे कि न्यूज़पेपर से आप कैसे टॉपिक सेलेक्ट करते थे। अभी देखो जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बहुत सारा अभी बवाल हुआ, जो गुवाहाटी का जो एपिसोड हुआ था अभी, तो अभी उसमें दैट एपिसोड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब जो अभी फेमस डायलॉग चल रहा है वो काय ते डोंगर, काय ती झाडी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी क्या इम्पॉर्टेंट है, काय तो एंटी डिफेक्शन लॉ,
काय ते त्याच्यामधलं जे डिफेक्शन असतं, 2/3 काय असतं, ह्या गोष्टी तुम्हाला कळायला पाहिजेत. ओके, म्हणजे टाईमपास सोडून जे काही कट्ट्यावरच्या गोष्टी असतील, तुम्ही चहा प्यायला गेल्यानंतर बाकीच्याच गोष्टी आहे, मंत्रिपद कुणाला भेटेल, कोण मुख्यमंत्री होईल, डेप्युटी CM का बनले फडणवीस साहेब, ह्या गोष्टी आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट नाही आहेत. तर आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट काय, 52nd अमेंडमेंट काय आहे बाबा, 52nd अमेंडमेंट. ओके, अँटी डिफेक्शन लॉ काय आहे, कसं डिस्क्वालिफिकेशन होतं, स्पीकरच्या पॉवर काय आहेत, सुप्रीम कोर्टने कसा मुद्दा तो डिस्कस केला आहे, क्योतो हॉलन केस काय आहे नेमकं 1992ची. ओके, UPSCने क्वेश्चन विचारलं आहे का, तर विचारलेलं आहे, डायरेक्टली क्वेश्चन विचारलेला आहे क्योतो हॉलन केसमध्ये, की स्पीकरलाच अल्टिमेट पॉवर आहे का, सुप्रीम कोर्ट का एंटरटेन नाही करू शकत जोपर्यंत स्पीकर डिसिजन नाही घेऊ शकत, 91st अमेंडमेंट काय आहे, हॉर्स ट्रेडिंग का होते, हे सगळ्या गोष्टी ना तुम्हाला एक्सप्लेनमध्ये पण भेटतील. तर असं तुम्हाला कळालं पाहिजे की सध्या काय चाललं आहे काय नाही. जसं सरांनी पण सांगितलं की अभी इंडिया रिसेशन में जा रहा है, इन्फ्लेशन इराटिक इन्फ्लेशन क्यों है, तेलंगाना में 10% क्यों है इन्फ्लेशन, बाकी जगह पे 5 to 6% क्यों है, वाई यूपी इज़ डेवलपिंग फास्ट. ओके, वाई PM is concentrating more on building expressways, why he is majorly focused on roadways, expressways. $1 trillion का टारगेट क्या है, इंडिया का $5 trillion का टारगेट क्या है. सो ऐसे कुछ थीम्स होंगे, ये आपको कहाँ से पता चलेंगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू लिसन टू द स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स, PM, तो आपको एक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव पता चलेगा. ओके, जो कुछ भी ऑथर्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में लिखेंगे, तो सबसे पहले ये है कि जो चीज़ अगर न्यूज़पेपर में 3 बार से क्रॉस कर दे, तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या होता था, अगर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 3 से ज़्यादा आर्टिकल आ रहे तो मैं उसको एक नोट डाउन करता था A4 साइज के शीट पे कि यार ये मुद्दा आ सकता है. जैसे 2021 में आई वुड से कि मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन सेट्स बनाए थे, जैसे 70 to 80 टॉपिक्स, एंड बिलीव मी 57 टॉपिक्स एज इट इज़ मेंस में आए थे. तो एक कंफर्टनेस होता है लिखते समय, जैसे बोलते कि 3 घंटे में क्या करेंगे हम. ओके, तो जैसे मैंने किया था कि उस टाइम पे वी शेप रिकवरी के ऊपर बहुत सारा आर्टिकल्स आ रहे थे, वी शेप रिकवरी. ओके, GDP के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा था, तो GDP के ऊपर 2 क्वेश्चन, वी शेप रिकवरी के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन, लैंडस्लाइड बहुत हो रहे थे, हिमालय में जो चमोली डिजास्टर हुआ था, फिर महाराष्ट्र में तलिये गाँव में एक लैंडस्लाइड हुआ था. तो आई सेड कि यार हो सकता है कि UPSC डाल दे कि वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड होते हैं एंड हिमालय में जो लैंडस्लाइड होते हैं उसमें क्या क्या कॉजेज डिफरेंट है. डायरेक्टली 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है मैंने पढ़ के गया था, डायरेक्टली क्वेश्चन था. S400 का मुद्दा चल रहा था, वहाँ पे डायरेक्टली फीचर्स लिखने के लिए पूछा था. WHO ने नए गाइडलाइंस ये किए थे. सो दीज क्वेश्चंस आई प्रिपेयर्ड इनिशियली ओनली. ओके, तो ये आपको पढ़ते समय ही आपको अगर कोई आर्टिकल 3 बार से ज़्यादा क्रॉस करा, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है ना, तो मान लीजिए कि देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसके अराउंड ही क्वेश्चन बनेगा मेंस के लिए. ओके, तो एक चीज़ हो गई. फिर मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस का है. बिलीव मी, मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मॉक टेस्ट से आपको जो कॉन्फिडेंस नहीं होता एग्ज़ाम हॉल में, बिकॉज कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो प्रीलिम्स 25 या मतलब 40-50 मार्क्स से क्लियर नहीं करता, मतलब वो प्रिपेयर ही नहीं कर रहा. ओके, तो हमारा प्रीलिम्स कैसे जाता है, मैक्सिमम जिन लोगों का प्री भी मिस हुआ होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में, हार्डली मे बी 5 मार्क्स 10 मार्क्स, इससे ज़्यादा तो नहीं. तो हमारी पढ़ाई में कुछ दिक्कत नहीं है, हमने रिसोर्सेज अच्छे किए, लेकिन हम जो ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे, हम कहीं तो घबरा रहे हैं वहाँ पे जाके. ओके, तो वो चीज़ हमें कैसे ओवरकम करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि मॉक टेस्ट से वो चीज़ हो सकती है. प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंटली आपको 40 से 50 मार्क्स देने पड़ेंगे, मेंस के लिए भी टेस्ट लिखना पड़ेगा, बिकॉज जितना आप लिखोगे ना उतने आपका स्कोर आएगा. ओके, टू गिव माई एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऐसे में 90 से 124 34 मार्क्स कैसे इंप्रूव किए. आई लिटरली रोट 12 टेस्ट ईच वीकेंड पे, संडे पे, सैटरडे एंड संडे पे मैं टेस्ट लिखता था. अब मैंने भी बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, मतलब लोगों को 202 ऐसे ही दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत स्ट्रगल रहा है मेरा. आई हैव नॉट, मतलब मैं अभी दिवाली पे नहीं गया था जब लोग लक्ष्मी पूजन सेलिब्रेट कर रहे थे, फटाकडे, मतलब जो मराठी में बोलते की फटाके उडवत होते त्यावेळेस, आणि मी काय करत होतो त्यावेळेस, मी लिटरली माझ्या रूममध्ये बसून एसे लिहित होतो. म्हणजे डोळ्यामध्ये पाणी होतं की घरचे आपल्याला सगळे बोलवत आहेत. म्हणजे 2 दिवाळी मी मागचे गेलो नाही, एकतर करोनामुळे नाही गेलो आणि ह्यावेळेस 2021च्या ह्या मेन्समुळे नाही गेलो. कुठेतरी असं वाटत होतं की यार
दिवाळीला गेल्यानंतर काहीतरी टाईमपास होईल आपला, परत 2-3 दिवस जातील. पण लिटरली बसून त्यावेळेस एस्से लिहित होतो, ज्यावेळेस माझे सगळे फ्रेंड्स, माझी फॅमिली सेलिब्रेट करत होती. पण मला माहिती होतं की ही वर्थ इट आहे. कुणीतरी मला सांगितलेलं, जसं की माझी एक फ्रेंड आहे अंकिता सुराणा म्हणून, 2020मध्ये आम्ही सोबत अभ्यास केलेला आहे. नाव शी इज IPS अंडर गोईंग ट्रेनिंग इन हैदराबाद पोलीस अकॅडमीमध्ये. तो तिनं सांगितलेलं मला लबासनामध्ये गेल्यानंतर की हे जे काही कष्ट आपण करतो ना, ते एकदा सिलेक्शन झाल्यानंतर ना वर्थ इट आहेत असं वाटतं. फक्त त्याच एका शब्दावरती मी ठरवलं की मी कष्ट करणार, भलेही कितीही त्रास झाला मी करणार आणि हे करून दाखवणार. तर आन्सर रायटिंगचं खूप इम्पॉर्टन्स आहे. मी जास्त एस्से लिहिले म्हणून कुठेतरी मला त्याचा फायदा झाला आणि 34 मार्क्स माझे वाढले. तर जवळपास रायटिंग केल्यामुळं माझी 75 मार्क्सची इम्प्रूव्हमेंट झालेली आहे पहिल्या मेन्स आणि सेकंड मेन्समध्ये जर पाहिली, आणि ड्रास्टिक इम्प्रूव्हमेंट आहे. म्हणजे ज्या वेळेस जवळपास मागच्या वेळेस अराऊंड 900 सीट्स होत्या UPSCमध्ये, पण ह्या वर्षी जर पाहिलं तुम्ही 2021च्या अटेम्प्टला वन ऑफ द लोएस्ट सीट्स होत्या डिकेडमधल्या, 712 जागा होत्या आणि सिलेक्शन्स पण किती झालेले आहेत 685 स्टुडंट्स. ओके, पण याच्यामध्ये पण माझं 202 आहे. म्हणजे मला खरंच त्यावेळेस याचा आनंद नव्हता की आपण IAS झालो. आनंद सगळ्यात जास्त या गोष्टीचं होतं की आपल्याला परत प्री नाही द्यावी लागणार. कारण की तुम्हाला पण माहिती आहे याच्यामध्ये सबसे ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट कोई स्टेज होगा तो है प्री, बिकॉज मेंस में यू कैन मैनेज अगर एक स्ट्रेटेजिकली प्लान किया तो, बिकॉज मेंस इज़ अंडर योर कंट्रोल, बट प्री बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं. जैसे इस बार भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, एलिमिनेशन टेक्निक, मतलब ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, ओनली वाले हटा दो, ये चीज़ हटा दो, एलिमिनेशन कर देंगे. लेकिन व्हाट अबाउट द पेयर्स वाले क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चंस आए थे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, तो ऐसे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको क्या है कि आपको कौन सी चीज़ काम करती है वहाँ पे, को आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ये क्वेश्चन मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है. ओके, बिकॉज अगर 2020 में प्रीलिम्स का कट ऑफ 87 जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व 45 क्वेश्चंस राइट. ओके, तो एग्ज़ाम की एक स्टेटस होता है, एग्ज़ाम का एक स्टैंडर्ड होता है. अगर आप पहले से ही सोच के जा रहे हो कि यार 80 to 85 अटैम्प्ट करना है एंड उसमें से 10-12 गलत हो जाएंगे, यार वो नहीं है. मतलब जो आपको यूट्यूब पे बता रहे लोग, उन्होंने कब दिया था एग्ज़ाम, 2015, 2016, 17 में दिया था. तो अकॉर्डिंग टू देयर बायसनेस जो है वो एग्ज़ाम को बता रहे कि आपको 85 अटैम्प्ट करना है, 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उसमें से गलत हो जाएंगे. बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी अगर लास्ट के 3 साल के पेपर देखोगे कि बहुत डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है प्री का. इट्स नॉट अबाउट सिलेक्शन, इट इज़ अबाउट रिजेक्शन. सीसेट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो आपको आपका अटैम्प्ट कम करना पड़ेगा और एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. इन बोथ माई अटैम्प्ट्स आई जस्ट अटेम्प्टेड 72 क्वेश्चंस. अगर आपको 10 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, 15 नहीं आ रहे, 20 भी नहीं आ रहे, आई इवन गो टू द एक्सटेंट 25 भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे एग्जाम में, डोंट टेक टेंशंस, किसी को भी नहीं आ रहे होंगे. ओके, तो आपको सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स, जो आप 60 क्वेश्चंस या 65 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके भी ला सकते हो. व्हाट मैटर्स इज एक्यूरेसी मैटर्स. तो एक चीज़ याद रखो. ओके, किसी भी प्रीजुडाइज माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं करना है. आपको वहीं पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है आपको हर दिन करनी पड़ेगी. जैसे मॉक टेस्ट में आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको, जब मैं क्या करता था कि जब मॉक टेस्ट देता था तो मैं 3 बॉक्स बनाता था, क्वेश्चन नंबर, फिर फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड, 3 राउंड में मैं पेपर अटैम्प्ट करता था. तो फर्स्ट राउंड में मैं क्या करता था कि सब जितने 100% श्योर है वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था. तो मे बी अराउंड 40-45 क्वेश्चन से हो जाते हैं. एंड फाइनल एग्जाम में भी देखोगे आप 40 से ज़्यादा किसी के नहीं होंगे, कितना भी पढ़ के जाओ. ओके, सेकेंड अटैम्प्ट में 20 से 25 और थर्ड अटैम्प्ट में 10 या 15. ओके, तो मैं 40 या 50 टेस्ट देने के बाद मुझे एक एनालाइज हुआ कि यार जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, एट दैट टाइम माई एक्यूरेसी इज़ 90%. सेकंड जब अटैम्प्ट करता हूँ एट दैट टाइम माई एक्यूरेसी इज 60%. थर्ड में जब करता हूँ तो 40% ही है. तो मेरा एक टेंटेटिव फिगर आ गया था कि यार अराउंड 75 मुझे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो मेरे लिए फिजिबल है. तो ऐसी एक आपको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी. एंड कम से कम ये चीज़ ऐसा नहीं है कि 2-3 टेस्ट देने के बाद ही आप डिसाइड कर लो. गिव मोर टेस्ट, कोई भी एक मॉक टेस्ट लगा लो और 40 टेस्ट देने के बाद ना उसका एक एक्सेल में एक शीट कर लो आप कि यार मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इतने करेक्ट, इतने इनकरेक्ट, फर्स्ट राउंड में इतने, सेकंड में इतने. हो सकता है कि आप यहाँ पे 3 राउंड कर रहे हो, यूपीएससी में 2 ही राउंड होंगे. आपको भी पता है कि टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा यूपीएससी के प्री में. तो ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी. देन मूविंग ऑन टू द डेली शेड्यूल एंड द प्लानिंग कैसे करना था. अब देखो बहुत से एस्पिरेंट्स को ये होता है कि यार हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन याद नहीं रहता. ओके, अभी याद नहीं क्यों नहीं रहता. ओके, तो
अब मेरा पर्सनल एग्ज़ाम था कि मुझे भी ये एग्ज़ाम्पल है मेरा, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ये थी, लेकिन अब मेरी एक फ्रेंड थी तो मैं उसको पढ़ाता था, तब बहुत तैयारी करके एकदम ऐसा नहीं होता एटीट्यूड के साथ कि मुझे बहुत आता है, तो एक इम्प्रेशन बनाना होता है ना किसी के साथ, और चाहे वो स्पेशली अगर सामने लड़की हो तो ज़्यादा इम्प्रेशन बनाते हैं। तो मैं भी बहुत पढ़ता था, वो जब चाहे उसको मतलब जूम पे पढ़ाना, फ्रेंड के साथ थोड़ा सा हवाबाजी करना, तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ सकता हूँ तो क्यों ना मैं खुद के लिए पढ़ूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैंने गलती की थी, तो सेकंड अटैम्प्ट में सोचा कि यार हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए। बिकॉज हम क्यों भटकते हैं, बिकॉज हमारा जो पर्पस है, आवर पर्पस इज़ नॉट बिगर दैन द पेन। कहीं तो मैंने पढ़ा था, इफ़ योर पर्पस इज़ बिगर दैन द पेन नो, देन देर इज़ नो पावर विच कैन स्टॉप यू। तो आपका पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, ऑल इंडिया रैंक 100 का एक वीडियो था जो करंट अफेयर्स का एक एनालिसिस ले रहे थे, तब उन्होंने एक स्टोरी बताया था इसी के बारे में, पर्पस हैज़ टू बी बिगर दैन द पेन। तो उन्होंने वहाँ पे स्टोरी क्या बताई थी कि जैसे हनुमान जी थे, जब लक्ष्मण को ये हुआ था, बेहोश पड़े थे, तो राम ने उनको भेजा था ना हिमालय में जड़ी बूटी लाने के लिए, तब उनको समझ, ही वॉज कन्फ्यूज़ कि यार कौन सी जड़ी बूटी, सब तो चमक रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा था। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को इतना बड़ा बनाया कि उनको जो प्रॉब्लम था, जो डाउट था, वो बहुत छोटा नज़र आने लगा। तो अभी आपके प्रिपरेशन में ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, ओके, तब आपको खुद को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तब जाके उन्होंने वो पूरा अंजलि पर्वत जो होता है वो सामने ला के ही रख दिया। तो उसी तरीके से योर पर्पस जो होता है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा आपको, तभी जाके ये हासिल हो पाएगा। ओके, तो मैं डेली नाइट को 15 मिनट्स देता था। जैसे सर ने बोला कि इंट्रोस्पेक्शन खुद का करता था कि यार हमने आज क्या किया, कहाँ पे टाइम पास किया, कहाँ पे गेन किया, किस टॉपर को सुना था, उसने क्या अच्छा लिया था, उससे क्या इंट्रो मिला, कंक्लूजन मिला, क्या क्या कीवर्ड्स मिले। तो 15 मिनट्स अ डे मैं देता था। और रात को सोने के पहले ना एक छोटा सा मेरी डायरी थी, और डायरी में हमेशा साथ रखता हूँ, बिकॉज सर से ही मैंने सीखा था कि डायरी हमेशा तुम्हारे साथ होनी चाहिए। तो मैं डायरी हमेशा रखता था, नाइट को प्लानिंग करता था कि यार नेक्स्ट डे क्या करना है मुझे। ओके, तो जैसे मैंने बताया तो रफ प्लान हो गया कि 2 घंटा करंट अफेयर्स, 4 घंटा ऑप्शनल, 4 घंटे में 3 घंटा जीएस और 1 घंटा पीवाईक्यू देना है। तो उसमें लिखता था मैं एक पेज पे, सो दैट क्या होगा कि नेक्स्ट दिन उठने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार क्या करना है आज दिन का। ऑलरेडी 15 मिनट्स मेरे मतलब 15 मिनट स्पेंड करने के बाद वो मेरे पास प्लान रेडी था। तो वीकली एक टारगेट होता था, मंथली एक टारगेट होता था टेंटेटिवली। तो इस तरीके से मैं अपना प्लानिंग करता था। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आई वुड पर्सनली वांट टू थैंक माय सेकंड पेरेंट्स, डॉक्टर समीर पाटिल सर एंड माधुरी पाटिल मैम, जो मुझे पुणे में लगभग पिछले 3 साल से संभाल रहे हैं। वहाँ उनके ही घर में ही था, तो उन्होंने दे हैव टेकन माय केयर ऑफ हेल्थ, जो भी कुछ भी खाना होता है वो सब चीज़ें, बिकॉज मैंने पूरी पढ़ाई अपनी घर पे ही की है। यू नो कि अभी आपको भी पता होगा, जैसे मतलब मेस जाना बहुत टाइम पास होता है, वहाँ पे खाना मिलना, फिर बाकी का बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं। तो आई पर्सनली वांट टू थैंक पाटिल सर एंड पाटिल मैम आल्सो ऑन दिस ओकेजन। देन अभी आपको ये जो मैंने बोला कि हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डेली आई यूज्ड टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स। अभी नहीं कर रहा, लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे मैं करता था। आई डेली यूज्ड टू मेडिटेट। ओके, मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी थी, फिर सदगुरु को मैं बहुत मानता हूँ। तो उनके जो लेक्चर्स होंगे, उनके जो थॉट प्रोसेस होगी, तो वो सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेडिटेशन पे मेरा ज़्यादा फोकस था, चित्त शक्ति मेडिटेशन करता था मैं। जैसे सर ने भी बोला कि आपको माइंड को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड नो, देन एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हो तुम ज़िंदगी में, कुछ भी कर सकते हो। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तब मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा था, फेलियर जैसा फील कर रहा था। और जैसे गायकवाड़ सर ने भी बताया कि हमारे समाज में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपीरियंस मैंने फ़ील किया है। जब मैं गांव गया था, तब लोग सब बोल रहे थे कि यार गांव के लड़के हों,
यहाँ पे तहसीलदार बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, तुम तो कलेक्टर के सपने देख रहे हो, पॉसिबल नहीं है। अपने औकात के हिसाब से प्रिपरेशन करो। तब बहुत बुरा लगा था, लेकिन अंदर एक आग थी कि यार हम करके दिखाएंगे। अगर मैंने यही सोचा कि अगर एक गांव का लड़का नवोदय विद्यालय जा सकता है, आईआईटी क्लियर कर सकता है, आईएम क्लियर कर सकता है, तो यूपीएससी क्या बड़ी बात है, कर लेंगे। खुद के लिए नहीं करना है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर हम गांव में जाके बोलेंगे ना, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि यार ये भैया कर सकते हैं ना, तो हम भी करेंगे। तो इसी चीज़ के साथ मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो एक मज़े की बात बताता हूँ कि जिस अंकल ने मुझसे बात की रही थी कि छोड़ दो प्रिपरेशन, नहीं होगा तुमसे, बहुत लोग देखे हैं, तो लेकिन जब 2021 का रिज़ल्ट आया तो मज़े की बात यह है कि उन्हीं के जो शॉप था, उन्हीं के शॉप के सामने मेरा सत्कार हुआ और लगभग 500 से 600 लोगों ने उनके शॉप के सामने मुझे हार पहनाया। तो दैट इज़ द डेस्टिनी, मतलब जब हम प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फेल्यूर्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, बहुत एस्पिरेशंस थे। तब जाके मुझे ओझा सर के जो वीडियोस थे उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। आई पर्सनली वांट टू थैंक ओझा सर फॉर दिस, बिकॉज दिस आर नॉट जस्ट द वीडियोज़, किसी की लाइफ चेंज भी कर सकते हैं। बिकॉज मोटिवेशन एक दिन में नहीं आता, यू हैव टू टेक इट लाइक अ बात। जैसे श्रुति शर्मा मैम भी बोलती है, मोटिवेशन जो होता है वो एक जैसे हम हर दिन स्नान करते हैं उसी तरीके से होना चाहिए। तो हर दिन में छोटे छोटे जो शॉर्ट्स होते थे सर के, वो पढ़ता था। सर ने जो मेडिटेशन के बारे में, एक ध्यान के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर लिया था, आई पर्सनली अटेंडेड दैट लेक्चर। सर ने NCERTs के भी एक फ्रीली कोर्स स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे, जब मैं घर में था। तो मैं डेडिकेटेडली हर रात को 1-1.5 घंटा पर्सनली देके बहुत ध्यान से सुनता था। तो वो जो मेरी एग्ज़ाम की मैच्योरिटी लेवल है, बिकॉज सी यूपीएससी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ने से नहीं होगा यूपीएससी, सर ने भी बताया। बिकॉज आपको एक अलग लेवल का मैच्योरिटी चाहिए, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना पड़ेगा, आपको लिखना आना पड़ेगा। ओके, तो वो मैच्योरिटी आपको कहीं से भी मिल जाए तो आपको लेना चाहिए। तो फेलियर के टाइम में मुझे सबसे ज़्यादा अगर जिन लोगों ने मदद की है तो वो मेरा सबसे पहला भाई था, जिसने मेरे ऊपर फुल कॉन्फिडेंस दिखाया। आई वॉज फीलिंग लाइक अ लूज़र। जैसे छिछोरे पिक्चर में का एक शॉर्ट क्लिप उसने भेजा था कि आपकी मतलब आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप लूज़र हो या विनर हो, आपकी कोशिश डिसाइड करती है। तो ये जो एक शॉर्ट वीडियो था ना, वो मुझे इतना छू गया कि यार कोशिश करेंगे। तो मैं पहला अटेम्प्ट में बहुत रिजल्ट के ऊपर फोकस करता था कि यार नहीं, मुझे करना है, मुझे IAS ही बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनना है। लेकिन नहीं होता कि कोई चीज़ होती है, उसके लिए टाइम लगता है और आपको देना पड़ेगा। यूपीएससी एक बहुत बड़ा जर्नी है जो टाइम डिमांड करता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपसे डिमांड करता है। देन सेकेंड थिंग वॉज मेडिटेशन। आई यूज़ टू मेडिटेट फॉर 30 मिनट्स अ डे। मतलब भगवान की पूजा करना हो, मेडिटेशन करना हो, मैंने कभी मेडिटेशन को छोड़ा नहीं। हर समय मैं अपने जो थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे वो उसको मैंने कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड एट एनी कॉस्ट। आप सिर्फ समझ सकते हो कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही है। तो विपासना हो जाए या चित्त शक्ति मेडिटेशन हो जाए सदगुरु का, तो मैं डेली 15 मिनट्स के लिए वो करता था, विपासना करता था। तो उससे क्या हो गया कि आई अंडरस्टूड कि यार मेरा माइंड किस तरीके से काम कर रहा है। और मैं माइंड को हर दिन समझाता था कि वो जो 2 घंटे में मुझे करना है, मेंस में 3 घंटे में मुझे करना है, तो वहाँ पे अगर मुझे ये मिस्टेक हो जाए तो मुझे कैसे बैकआउट करना है। वो चीज़ मैं हर दिन सोचता था, हर दिन प्लान बनाता था कि मुझे 3 घंटे में, जैसे अभी भी मुझे अगर आप बोलोगे कि 3 घंटे में मेरे सामने वो पेजेस आते थे प्रिंटेड होके, 10 मार्क में 2 पेजेस लिखने हैं, यहाँ पे मैं 3 पैरा लिखूंगा, यहाँ पे 3 पैरा लिखूंगा, यहाँ पे इंट्रो होगा, यहाँ पे कंक्लूजन होगा, यहाँ पे मुझे SDG यूज़ करना है, यहाँ पे इंडेक्स यूज़ करना है, रिपोर्ट यूज़ करना है। तो आई यूज़ टू इमेजिन ऑल द थिंग्स ड्यूरिंग मेडिटेशन। ओके, और समझता था। एंड आई यूज़ टू से टू माई सेल्फ कि यार मुझे लास्ट मोमेंट तक फाइट करना है, बिकॉज इट इज़ अ बैटल। छोटे छोटे बैटल्स हैं। यूपीएससी इज़ लाइक अ वॉर, एंड जो एक पेपर होता है ना, बैटल की तरह है। ओके, मतलब एसए से लेके 9 पेपर, मतलब आई रियली वांट टू एंजॉय दोस 27 आवर्स। ओके, तो ये चीज़ मैं मेडिटेशन करते समय वो चीज़ करता था, और जिसने मुझे रियली हेल्प की। बिकॉज क्या होता है कि प्रीलिम्स में भी देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप थोड़ा सा घबराते हो। आपको पता होता है कि यार अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो उसको स्किप करना है, लेकिन आप थोड़ा सा इमोशनली हो जाते हो,
खुद के ईगो पर लेते हो एंड यूज टू, मतलब हम क्या करते हैं 1 मिनट वेस्ट कर देते हैं। अगर ऐसे 10 क्वेश्चन को भी तुमने 10 मिनट वेस्ट किए ना तो हो गया, फिर 5 क्वेश्चन जो तुम्हें ईजिली अटेम्प्ट कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे। लेकिन मेडिटेशन से क्या हुआ मुझे फ़ायदा कि मैं जब मेडिटेशन करने के बाद मैंने खुद को इतना ट्रेन किया था सबकॉन्शियस माइंड को कि अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आता है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है एंड मुझे वो स्किप करना है, तो विदिन 5 सेकंड में उसको स्किप कर देता था या फिर अंडरलाइन कर काट देता था उस क्वेश्चन को। तो आई सेव्ड 55 सेकंड ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन में 50 सेकंड्स, तो 5-6 क्वेश्चन आराम से और वो टेंशन भी कम हो जाए। एंड इन बोथ माई अटेम्प्ट्स आई क्लियर्ड प्रीलिम विद अ डिसेंट मार्जिन, 105 के आसपास मेरा स्कोर रहा था, तो डिसेंट मार्जिन के साथ मैंने क्लियर किया था। तो मेडिटेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन प्लान बी के बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मैं पर्सनली बोलता हूँ कि प्लान बी के बारे में आप 3 अटेम्प्ट से पहले मत सोचो, 3 अटेम्प्ट के बाद प्लान करना चाहिए। 3 साल इस एग्ज़ाम को लगते हैं, बिकॉज अगर आप प्लान बी के बारे में सोचने लगेंगे तो प्लान ए का वेटेज कम हो जाएगा और प्लान बी ज़्यादा आप सोचने लगेंगे। सो नो डाउट प्लान बी होना चाहिए। मेरा भी प्लान बी था, जैसे मैं MBA कर रहा था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़, राइट नाउ आई एम डूइंग एन MBA इन HRM एंड लेबर रिलेशंस, फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। तो वो मेरा 3 साल मतलब 2 साल बाद किया था, तो वो होना चाहिए, लेकिन एक सफिशेंट टाइम के बाद होना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, आपको डटे रहना इस मैदान पे बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ कल ही मैं एक इंस्टाग्राम पे पढ़ रहा था कि जैसे ए लेटर बीइंग एन फर्स्ट लेटर ऑफ एन अल्फ़ाबेट, ABCD में, लेकिन 1 to 999 तक ए कभी नहीं आता, 1000 में आता है। तो पेशेंस होने चाहिए, आपको टिका रहना है। ओके, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाती है, एक ये चीज़ है। देन उसके बाद जैसे अभी बच्चों ने बोला कि NCERT के नोट्स बनाने या नहीं बनाने हैं, आई वुड से कि 3 रीडिंग तक आपको NCERT के नोट्स नहीं बनाने हैं। पहले आप NCERT को समझ लो। NCERT सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीखना है NCERT से। रीड बिटवीन द लाइंस जो बोलते हैं वो आपको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। जैसे ओझा सर के बहुत सारे अच्छे हिस्ट्री के ऊपर कोर्सेस अवेलेबल है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम, बट उनके कोर्स से आप बहुत अच्छी चीज़ें भी आप सीख सकते हो, जो अभी आप एसए में यूज़ कर सकते हो, इथिक्स में यूज़ कर सकते हो, तो एक अच्छा कमांड हो जाता है। मुझे पर्सनली बहुत डर लगता था हिस्ट्री से, बिकॉज वो सब वॉर्स डेट्स कभी याद नहीं होते थे। लेकिन जब मैंने कोरोना में सर के वीडियोस देखे थे तो बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे हिस्ट्री समझ में आया, और उसके बाद मैंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा और डायरेक्टली सर ने जो बताया था वही लिख के आ गया। एंड आई स्कोर डिसेंट मार्क इन GS1 एज वेल, अराउंड 110 मार्क्स आई स्कोर्ड इन GS1 एज वेल। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 83 थे, तो 110 ऑलमोस्ट 27 मार्क्स आई इम्प्रूव्ड इन GS1, विच इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर इन GS1 अगर देखा जाए तो। देन सेकेंड, फ्रेशर्स जो लोग होते हैं वो फाउंडेशन के लिए क्या कर सकते हैं। अभी देखो 2 चीज़ें हैं कोचिंग के लिए मैं बताऊंगा। दोज हु कैन अफोर्ड द फाइनेंशियल्स जिनके अच्छे हैं, आई वुड से कि कोचिंग के लिए आप जा सकते हो, बिकॉज कोचिंग डेफिनेटली हेल्प्स एक पॉइंट तक, लेकिन करना तो आपको ही मेहनत है। कोचिंग मैक्स टू मैक्स 20 या 30% आपको हेल्प करेगी, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। तो फाउंडेशन के लिए आप NCERT अच्छी तरीके से पढ़ो, न्यूज़पेपर जो होता है उसकी डेली रीडिंग करने की हैबिट लगाओ। ओके, एंड अभी जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना वो अच्छी तरीके से करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो पूरा टाइम देना है, नो। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, लेकिन आई पर्सनली सजेस्ट कि यार 4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम इनफ है पढ़ने के लिए, बिकॉज UPSC की डिमांड हर साल चेंज हो रही है। आज इस साल जो आप पढ़ोगे मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट साल आपको वो चीज़ें याद नहीं होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेपर जो होता है मेंस का, जहाँ से आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है, वो टोटली करंट बेस होता है। तो आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में ही कोट ज़्यादा करना पड़ता है, तो एक चीज़ है। तो फाउंडेशन के लिए सिर्फ NCERT एंड एक न्यूज़पेपर की हैबिट बिल्टअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट विथ 2 hours 3 hours 2 pages 3 pages पर डे, एंड वो ग्रेजुअली आप बिल्टअप करो, बिकॉज इंटरव्यू भी 275 मार्क्स का है। मेरे इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मुझे पूछे गए थे, जैसे कंक्रीट में सीमेंट स्टील का रेशियो कितना होता है, ओके, M20 M30 क्या होता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डेवलपमेंट इंडिया में क्या क्या चल रही है, सिविल इंजीनियरिंग से सिविल सर्विसेज क्यों। तो ग्रेजुएशन का डेफिनेटली इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा किया होगा तो एक उनको भी समझ में आता है कि यार ये बंदा जो है मतलब ग्रेजुएशन भी अच्छा किया है एंड UPSC का प्रिपरेशन को भी जस्टिस दिया है, तो नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली फील लगता है कि जैसे मैंने इंटरव्यू में अराउंड एवरेज स्कोर है मेरा 170 मार्क्स, विच इज़ नॉट हाई बट डिसेंट स्कोर है मेरा। तो मैं कुछ सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को राइटली एड्रेस नहीं कर पाया, तो
तो मैं पर्सनली स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो वो अच्छी तरीके से करो, एंड यूपीएससी के लिए 4 घंटा 5 घंटा इनफ है, सैटरडे संडे के लिए ज़्यादा टाइम दे सकते हो। न्यूज़पेपर में से टॉपिक का सिलेक्शन कैसे था मैंने आपको बता दिया। ऑप्शनल वी हैव ऑल्सो डिस्कस। इंजीनियरिंग टू ह्यूमैनिटीज़ का शिफ्ट कैसे था। देखो पहले तो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट आई डोंट हैव अ चॉइस। कभी कभी क्या होता है लाइफ में आपके पास चॉइस नहीं होती, कि जैसे मैंने 12th में मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, लोगों के पास ऑप्शन होगा। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज मेडिकल तो मैं कर ही नहीं सकता। रादर दैन सिलेक्शन इट वाज अबाउट रिजेक्शन। ओके, तो मतलब इंजीनियरिंग चूज़ किया था। तो ह्यूमैनिटीज़ का भी 25-26 ऑप्शनल है, तो इंजीनियरिंग तो नहीं करना है। बिकॉज आपको पता है कि हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग में, 2 दिन पहले पढ़ते हैं, नाइट आउट मारते हैं, वो वही होता है इंजीनियरिंग में। तो आई स्टडीड फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, बट स्टिल वहीं पे भी वही हालत है, सब बच्चे वही कर रहे हैं। ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ अ स्टूडेंट, बिकॉज पर्सनली में मुझे ऐसा लगता है कि हम कब तक स्टूडेंट को ही दोष देंगे। ओके, वी नीड टू क्वेश्चन द सिस्टम एज वेल। ओके, हर एक बच्चे की गलती नहीं है यार, मतलब 80 to 90% इंजीनियर्स आर ऑप्टिंग फॉर दिस एग्जाम, वो दे आर जॉबलेस। एक बंदा गलत हो सकता है, चाहे 10 बंदे गलत हो सकते हैं, लेकिन 90 तो नहीं गलत होंगे ना। तो मतलब ये भी तो एक बात है। एंड आई लिटरली स्पोक, मे भी हो सकता है कि वो इंटरव्यू में मेरा बैकफायर किया होगा मुझे, लेकिन पर्सनली ये मुझे ये भी चीज़ है। तो ये है कि ह्यूमैनिटीज़ वी डोंट हैव एन ऑप्शन, वो आपको करना पड़ेगा। अच्छी सी कोचिंग लगा ऑप्शनल के लिए वगैरह, वो भी आप कर सकते हो। देन टॉपर्स के नोट्स रेफ़र करने या नहीं, या यू कैन रेफ़र देम, लेकिन वो स्केलेटन की तरह एक्ट होने चाहिए। जैसे मैंने ऑप्शनल के लिए टॉपर्स के नोट्स पढ़े थे, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस किए थे जो अकॉर्डिंगली मुझे सूट करते थे, वो एक चीज़ है। एंड पीओआईक्यू का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल के पीओआईक्यूज उठा लो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे एनालिसिस के वीडियोज़ हैं, उससे आपको एक थीम पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। यूपीएससी के कुछ फेवरेट एरियाज़ होते हैं, वही आपको पढ़ना है। तो आई थिंक आई हैव एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस। एंड लास्ट वन की जो 12th के बाद क्या करना चाहिए, मैं तो बोलूँगा कि 12th के बाद आप अपना ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए। फर्स्ट ईयर तो, सेकेंड ईयर में यू कैन थिंक अबाउट प्रिपेयरिंग यूपीएससी, थर्ड ईयर में ज़्यादा फोकस दे दीजिए, एंड थर्ड ईयर से आप फुल फ्लेज के साथ स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज सी एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि यूपीएससी एक आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए, इट इज़ नॉट अ एंटायर लाइफ। ओके, यहाँ पे आपको एक प्रोसेस को एंजॉय करना है, बहुत सीखने को मिलेगा। आई डेफिनेटली कैन अश्योर यू, आज मैं इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं पहले कभी इतने लोगों के सामने नहीं बोला हूँ। आई गिवन अ टॉक इन गणेश किला मंच ऑल्सो, तो लेकिन कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो एक एटीट्यूड होता है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में ही बिल्ड होता है। आई कैन डेफिनेटली से कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द यूपीएससी, बट डेफिनेटली विल बी अ बेटर पर्सन। बट द थिंग इज़ कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको उतना डेडिकेशन देना पड़ेगा। वही आखिरी में जैसे मुझे एक अपने पीएम का एक एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको बहुत आइडियलाइज भी करता हूँ, मैं बहुत मानता भी हूँ। नॉट कि वो गवर्नमेंट का हो जाए, लेकिन एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे हैं। रिस्क के बारे में कि रिस्क बहुत है यूपीएससी में यार। अगर देश का एक प्रधानमंत्री जो 150 करोड़ में अगर एक टर्म नहीं 2 टर्म अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, उससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है। अगर वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं तो यूपीएससी में तो यार हमें 1 लाख में से तो सिलेक्शन करना है। मे बी कॉम्पिटिशन इज ओनली अराउंड 50,000 पीपल एंड देर आर 180 सीट्स फॉर IAS। ओके, सो इट्स अ वेरी डिसेंट कॉम्पिटिशन, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा एग्ज़ाम के साथ। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया एंड आई एम अवेलेबल आफ्टर 9, मतलब कभी भी आप मुझसे वहाँ पे नंबर ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ आई कैन एबल टू हेल्प यू इन एनी ऑफ योर एंडेवर। थैंक यू सो मच to all the IQRA IAS team, especially Gaikwad sir, Ojha sir and Faisal sir for giving me this opportunity to interact with you and share my personal journey. Thank you one and all. थैंक यू रामेश्वर फॉर शेयरिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस। काफ़ी डिटेल इन्होंने बताया। ओझा सर ने शुरुआत करी थी और फिर उसके बाद में जो भी डिटेल्ड एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने ज़रूर बताए। तो जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी कि इस एग्जामिनेशन में आने से पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फ़र्क आप जानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं सवाल नहीं पूछूंगा वरना इंजीनियर्स। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात इसलिए करी क्योंकि सबके तजुर्बे अलग हो सकते हैं, सबकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। एक जो मेजर चैलेंज है
अनफॉर्चुनेट चैलेंज, वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। मुझे लगता है सर जब तैयारी करते होंगे तब उस ज़माने में इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की जगह इन्फॉर्मेशन की स्कैर्सिटी थी, अभी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। तो बहुत सारी बातें आप लोग सुनते हैं, बहुत ज़्यादा जब आप सुनते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कि आप कहाँ किस खांचे में फिट हो रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसलिए बताया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जाना है, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जो एक पाथ है जिसको आप कवर करते हैं वो डिस्टेंस के माध्यम से भी हो सकता है, पर ए से बी तक पहुंचना ज़रूरी है। उसके लिए डेफिनेटली मैं हमेशा बोलता हूं कि जोन ऑफ एग्जामिनेशन में आने के लिए एक जोन ऑफ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है और मोस्टली होती है, ताकि आप इस तैयारी के उस जोन में हमेशा बने रहें। चाहे वो चैलेंज आपके इनिशियल मोटिवेशन को लेकर के हों, सोर्सेज को लेकर के हों, न्यूज़पेपर को लेकर के हों, ऑप्शनल को लेकर के हों, आप किस दौर में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, जॉब में हैं, क्योंकि इस तैयारी में हर तरीके के लोगों ने इस पेपर को निकाला है, चाहे वो जॉब के साथ हो, जॉब के बाद हो, शादी के साथ हो, शादी के बिना हो, बच्चों के साथ हो, बच्चों के बिना हो, आपको तमाम एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, राइट। तो ज़रूरी ये है कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को समझें, उसके अकॉर्डिंग अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से आप उसको इनपुट्स लें, जो भी आपको लग सकता है वो मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। द ओनली स्ट्रैटेजी डजेंट वर्क, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस इसको सबके अपने अपने तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। जैसे रामेश्वर जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, इतनी साधारण पृष्ठभूमि से, इन टर्म्स ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, लेकिन इनके कांस्टेंट एफर्ट्स, राइट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बीइंग कंसिस्टेंट। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में बता रहे थे नहीं हुआ तो कैसे क्या आगे रहा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब मैंने जहाँ से बात शुरू की थी स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स में डिफरेंस की, तो स्टूडेंट टाइम पे बस आप एक हफ़्ते के लिए शायद पढ़ते हैं, वो सबके लिए सेम है, चाहे आप किसी भी कॉलेज के पास आउट हों। 6 बजे सिलेबस पता करना, 8 बजे नोट्स फोटोकॉपी कराना, उस लड़की की जिससे सबसे सुंदर हैंड राइटिंग है, क्योंकि वही बनाती हैं, लड़के तो नहीं बनाते हैं नोट्स, राइट। तो एक वो मेजर चैलेंज इसीलिए बाद में भी रहता है यूपीएससी के लिए नोट्स कब बनाएं, क्योंकि कभी नहीं बनाए। तो वो 8 बजे से तैयारी शुरू होती है, 9 बजे मतलब 8 बजे से आप पढ़ना शुरू करते हैं और सुबह अगले 8 बजे आप कॉलेज का एग्जामिनेशन लिख देते हैं, और ये एक हफ़्ते की साइकिल है। लेकिन अब आपको जो तैयारी में जब आप करते हैं, अच्छा है किसी का अलार्म बजा है, कोई अभी जागा है, तो जब आप ये तैयारी करते हैं तो आप उतने ही अकाउंटेबल रोज़ होते हैं और चीज़ों को पढ़ने का नज़रिया बदल जाता है। सो थैंक यू अगेन टू ऑल द डिग्निटरीज। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द सेमिनार फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सवाल को छोटा और टू द पॉइंट रखें, ताकि हम ज़्यादा सवालों को ले सकें। जो लोग भी पुणे से बाहर से आए हैं, पहले वो सवाल पूछ लें, क्योंकि सर कल रहेंगे, तो यू कैन कम टू द IQRA IAS ऑफिस, जो कि तिलक रोड पे है, और लैंडमार्क सर क्या है, नोटबुक हब के पास में। तो सर 3 to 4 इन द आफ्टरनून, जिन लोगों को मिलना है इन पर्सन सर से, तो सर से आप वहाँ आकर के भी मिल सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं एक एक करके सवाल लेना हम शुरू करेंगे और सर यहाँ से आंसर करेंगे। माइक आप तक पहुँच जाएगा, अपने हाथ रेस कर लीजिएगा। जो लोग पुणे से बाहर से आए हैं उनसे पहले वो आप सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल। एक वो कर लें। ठीक। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, एक जस्ट अ मिनट। तो मैं